बाकी लोग अपना ज्वाइन करेंगे। लेट मी स्टार्ट। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं दूसरे कॉल में भी हूँ, तो मैं आई कैन ओनली लिसन। ओके शशि भाई, आप अपने ट्रेड्स को वो चेक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं? हाँ चेक कर रहा हूँ, ट्रेड सही चल रहा है अभी तो। कल तो स्टॉप लिस्ट हिट नहीं हुआ, जो बाय हुआ और बाद में जो एग्जिट हुआ, कल तो अच्छा प्रॉफिट हुआ। ओके, वेरी गुड। अच्छा प्रॉफिट हुआ तो बताया नहीं तूने? किसको बताना है? उसी ग्रुप में बताना है। जब लॉस हुआ था तब तो बताया था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं, आप लोग थोड़ा म्यूट पे रहिएगा। मैं फुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं कुछ चीजें बेसिक से बताऊंगा ताकि नए लोगों को भी वो हो और आप लोग के लिए भी रिफ्रेश हो जाए बराबर से, ठीक है? तो कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन, कंप्लीट स्क्रीन? यस। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेडिंग। ओके, तो सबसे पहले देखिए, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को समझते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो मार्केट रेगुलेटर है वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है अपना सेबी है, बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसके अंदर में सेबी क्या क्या करती है? वो स्टॉक्स एंड कमोडिटीज डेरिवेटिव एक्सचेंजेस, इनको कंट्रोल करती है। स्टॉक्स, कमोडिटी, डेरिवेटिव एक्सचेंज, जितने डिपॉजिटरीज होते हैं, जो जितने डीमैट अकाउंट होते हैं उसको करती है। जितने इंटरमीडिएरीज होते हैं उनको करती है। आपको पता होगा एनएसडीएल, सीडीएसएल करके होते हैं। ये थर्ड पार्टी है जो कि सारा लेखा जोखा रखती है, सारे जितने हमारे डीमैट अकाउंट, ये वो शेयर जो हमारा होता है, हमारा शेयर वहां पे जमा होता है सीडीएसएल में, ये सब में। एनएससी, बीएससी, एमएससी, जितने एक्सचेंजेस है उसको भी सेबी मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है। और जितने भी म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट एजेंसीज, एडवाइजरी है, स्टॉक ब्रोकर है, वो सब सेबी के दायरे में आते हैं, ठीक है? तो एक जेनरिक फ्लो है जिससे आपको एक आइडिया लगे। क्लियर है ये? जस्ट टेल मी यस नो। हाँ, यस। तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट, तो पहले आपको पता है वी नीड एन अकाउंट, राइट? तो एक तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक आपके पास ट्रेडिंग या ब्रोकिंग अकाउंट होना चाहिए, और एक होता है डीमैट। डीमैट अकाउंट होता है जनरली जब हम शेयर्स बाय करते हैं तो वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है, उसको डीमैट बोलते हैं। एंड ट्रेडिंग ब्रोकिंग अकाउंट वाले ही डीमैट अकाउंट भी देते हैं। तो जब हम कोई भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें वो डीमैट अकाउंट भी देते हैं और हमें एक ट्रेडिंग टर्मिनल भी देते हैं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैनी डीपीज ऑफर 3-in-1 अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। जैसे एचडीएफसी बैंक में अगर आप खुलाओगे तो वहां पे आपको बैंक अकाउंट भी दे देगा, ब्रोकिंग अकाउंट भी दे देगा, डिमैट अकाउंट भी दे देगा। आईसीआईसीआई में भी वैसे ही होता है। बट अगर हम कोई जीरोधा स्टॉक्स ऐसे में खुलाते हैं तो फिर वहां पे ऐसा नहीं रहता है, ठीक है? वहां पे क्या रहता है कि आपको बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? ओके, सो एक बार अकाउंट खुल जाता है तो क्या करते हैं लोग? स्टॉक्स, बेसिकली जनरल लोग को स्टॉक के बारे में पता होता है। जो हमने बात किया था, स्टॉक्स क्या होता है? किसी भी कंपनी, जो कंपनी होती है वो जब पब्लिक बनती है तो अपने शेयर को ऑफर करती है लोगों को, ताकि वो भी दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो वहां पे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। वंस यू हैव अ डीमैट अकाउंट, तो स्टॉक सिलेक्शन इज द सिलेक्शन ऑफ वन और मोर स्टॉक based on certain set of criteria in order to maximize the probability of meeting the trading or investment object. तो अपने पास 5,000 से ज्यादा स्टॉक होते हैं ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, जब भी आप डीमैट अकाउंट में देखोगे तो, राइट? तो हिंस वन नीड्स टू सेलेक्ट अ मैनेजेबल नंबर ऑफ स्टॉक्स। हम 5,000 के 5,000 में तो नहीं करेंगे ना, कुछ में ही करेंगे। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस आर द टू मोस्ट प्रेफर्ड टूल्स फॉर स्टॉक सिलेक्शन। तो जनरली स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ एनालिसिस दो तरह की होती है, राइट? जैसे हमारा इकोनॉमी है, राइट? तो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं उसमें फंडामेंटल में हमारा होता है एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
और एक दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस. सो विल लुक इनटू दिस थोड़ा सा. Now, what is fundamental analysis? Fundamental analysis is a method used to identify the true value of a stock. ठीक है कि एक्चुअली जो स्टॉक है जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस होता है. ठीक है, तो ये जस्ट बेसिक है क्योंकि हमारा ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस से लेना देना है नहीं, क्योंकि हम स्टॉक में डील कर नहीं रहे हैं. बट स्टिल मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के लर्निंग के लिए रहे कि the current price of a stock may not reflect the actual value of the stock. The stock may be overvalued or undervalued in the market. ये कैसे पता चलता है कि स्टॉक ओवरवैल्यूड है कि अंडरवैल्यूड है? तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स लाइक उसका पीई रेशियो होता है, राइट, और भी कई पैरामीटर्स होते हैं. पीई एक पैरामीटर होता है जिससे आप पता लगा सकते हो कि ओवरवैल्यूड है कि अंडरवैल्यूड है. तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली इट हेल्प्स इन्वेस्टर टू स्टडी द हेल्थ ऑफ द कंपनी and thus leading to the actual value of the stock. This is done by using various qualitative and quantitative factors. The main purpose of this method is to identify companies that are truly fundamentally strong in order to invest in them for the long term. ठीक है, जो fundamentally strong हो उस पे आप invest कर सकते हो. इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? आपको जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं या जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमेशा इकोनॉमी को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि देखो स्टॉक का तो एक फैक्टर ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स खराब हैं तो कोई भी स्टॉक अच्छा कर नहीं सकता है, राइट ना. जैसे कि अभी इन्फ्लेशन है, वार का फियर हो सकता है, कोविड का फियर हो सकता है. तो अभी जब कोविड हुआ था तो मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि कंपनियां खराब हो गई, बट वो जो मैक्रो फैक्टर्स था ना उसके वजह से एक फॉल आना शुरू हो जाता है. So we need to understand and analyze economic scenario from time to time. So it involves assessing or examining topics or issues from economist perspective, allows investor to analyze the market from the big picture to all the way down to individual stock. By examining the economic numbers, one can determine the current market strength and have a better idea of what the future holds. And key economic indicator investors must incorporate while selecting stock is number one. You look at the Nifty Sensex, you look at the GDP, you look at unemployment rate, you look at inflation rate, you look at consumer confidence, and you look at purchase managers index. ये कुछ पॉइंट्स है जिस पे बेसिस पे आप स्टॉक्स वगैरह जब बाय करते हो कि सही टाइम है कि नहीं आप कर सकते हो. एंड टाइप ऑफ फंडामेंटल, जैसे क्वालिटेटिव में क्या होता है, टेक्स इनटू अकाउंट इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन नंबर, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव. लाइक इट रिलेट्स टू द कंपनी इटसेल्फ, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडस्ट्री एंड कंपटीशन, ये क्वालिटेटिव होता है. जैसे मान लो कि अभी भारती 5G में लीडर है, भारती एयरटेल, और कल अचानक से पता चला कि 2-3 कंपनी और 5G का वो ले रही है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल जब जियो आई थी तो सारे टेलीकॉम कंपनीज का शेयर वगैरह डाउन हुआ, तो जियो ने एक बहुत सस्ता प्लान लेके आया, तो इट इम्पैक्टेड अदर ऑपरेटर्स. So those kind of things, those are qualitative analysis which we have to understand. और जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे आपको पता है कि अभी इंडिया में इकोनॉमिक बूम है या बजट में कुछ ऐसा दे गया जिससे कि होम बायर के लिए एक अच्छा मौका मिल गया. तो क्या होता है कि अगर होम बाइंग ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो लोग ज्यादा बाय करेंगे, ज्यादा बाय करेंगे मतलब घर ज्यादा बनेगा, तो उसमें क्या होता है सीमेंट का दाम बढ़ सकता है. तो ऐसे देखना पड़ता है, those kind of factors. Now, what is quantitative analysis? Quantitative मतलब it is related to information that is shown in company's financial statements. जैसे वो कंपनी का बैलेंस शीट होता है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, तो अगर आप उनको पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, तो उससे आप एक निकाल सकते हो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, राइट. तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हो बाइंग और सेलिंग के लिए, लाइक कंपनी रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, फाइनेंशियल रेशियोज. ये होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो समझ में फंडामेंटल के अंदर में क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है, राइट. एंड जो कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर में, क्वालिटेटिव में, एक तो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बहुत ही पॉपुलर है. और अगर कोई भी आप में से कोई भी अगर स्टॉक्स बाय करते हो, then you must know how to understand, you must understand P to E ratio, price to earning ratio. It is the one of the most widely used financial ratio analysis. किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे, कहीं पे जाओगे, तो हर कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में वहां पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है.
ठीक है, बेसिकली इट इज प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ये एक रेशियो होता है। एज अ थंब रूल, अ लो पी रेशियो इज प्रेफर्ड व्हाइल बाइंग स्टॉक, क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक का पीई बहुत हाई है, लेट से 30 है, 40 है, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ओवर वैल्यूड है। मतलब इसकी जो प्राइस है, अर्निंग तो उतनी है नहीं, पर प्राइस बहुत ज्यादा है इसका। जैसे कि जब मुझे याद है कोविड वगैरह के बाद, इवन लास्ट ईयर अर्ली 20, जब निफ्टी वाज अराउंड 18 के, तो लाइक लॉट ऑफ कंपनीज लाइक डी मार्ट, ठीक है, एवेन्यू सुपर मार्ट जिसको बोलते हैं, जुबिलेंट, जुबिलेंट फूड, राइट, जो डोमिनोज वगैरह ओन करता है, तो आई सॉ लॉट ऑफ कंपनीज वेयर हाईली ओवर वैल्यूड, बहुत ओवर वैल्यूड थी। तो जब मार्केट में करेक्शन आता है ना, तो ऐसी कंपनियां बहुत पीटती है, हमेशा याद रखिएगा। और अगर किसी स्टॉक का पीई लो है, जैसे कि आप देखना जनरली सरकारी कंपनी जितनी भी होती है ना, पीटीसी, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, पीएफसी, क्योंकि देखो जैसे जोमेटो का पी बहुत हाई था, राइट, तो पी हाई कब होता है ना, करेंट वैल्यू तो एक वैल्यू है, लेकिन क्या होता है कि फ्यूचर में ये बहुत ग्रो कर जाएगा। जैसे नाइका जब लॉन्च हुआ था, आईपीओ आया था, पेटीएम जब आया था, पेटीएम वाज ओवर वैल्यूड। हाउ डू यू नो कि इट इज ओवर वैल्यूड? यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो वो क्या होता है ना, एक्चुअली कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो प्राइस पर शेयर तो है, अर्निंग पर शेयर तो है नहीं, लेकिन शेयर बहुत ज्यादा है उसका, राइट। तो प्राइस पर शेयर ज्यादा होगा, अर्निंग कम होगी, तो पी ज्यादा हो जाएगा, राइट। पी ज्यादा का मतलब है कि ओवर वैल्यूड है, मतलब यू शुड बी वेरी अवेयर, मतलब कि बहुत आपको जागरूक रहना पड़ेगा, ऐसे शेयर कभी भी गिर सकते हैं। बट जिसके पी लो होता है ना, तो पी लो का मतलब होगा कि अर्निंग तो अच्छी कर रही है कंपनी पर शेयर, लेकिन इसका प्राइस कम है, तो फ्यूचर में वो बढ़ सकता है। जैसे अगर आपको याद हो, जब टाटा मोटर्स वगैरह की जो शेयर थी कोविड के टाइम पे, जब मार्केट में करेक्शन हुआ था, इट वॉज एक्सट्रीमली लो, इसके जो पी थे बहुत ही लो थे, विच इंडिकेटेड कि देयर इज लॉट एम्पल स्कोप, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है। तो ये एक चीज होती है जो जनरली पता होना चाहिए। दिस आर यूज्ड व्हेन वी बाय अ स्टॉक। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइस टू बुक वैल्यू। Price to book value is again very important. Current price of the stock divided by book value per share. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? भी आप देख लेना, I've just kept it here so that because ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಕೊಡು. Soumya, can you on mute? Soumya. ओके, तो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज अभी जैसे आप फॉर एग्जांपल अब यहाँ ट्रेडिंग भी कर रहे हो, यहाँ पे ये सब यूज नहीं होगा, लेकिन बाद में आप स्टॉक्स बाय करना चाहते हो, लॉन्ग रन में करना चाहते हो, तो कभी भी करो तो ऑलवेज लुक इनटू दिस नंबर। सो फॉर बिफोर यू बाय एनी स्टॉक, डोंट बाय जस्ट लाइक दिस, ओके। यू लुक एट द पी, लुक एट द पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सब देख लेना। रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. It is the amount of net income returned as a percentage of shareholders' equity. Computation is very simple. Return on equity, net income divided by average stockholder equity. ठीक है? And then there is something called as debt to equity ratio. तो ये मैंने लिखा है, और एक current ratio होता है। 5 चीजें होती हैं जो आपको जरूर एनालाइज करना चाहिए before you buy any share. ठीक है? करंट रेशियो क्या होता है? की फाइनेंशियल रेशियो फॉर इवैल्यूएटिंग कंपनीज लिक्विडिटी। इसको कंप्यूट कैसे करते हैं? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर किसी कंपनी का एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो कंपनी बहुत अच्छी है, उसको आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, द रेशियो इज ग्रेटर देन 1। बट अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके एसेट्स कम है, लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वो फिर आपको वैसे कंपनी से दूर रहना चाहिए। यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन सच कंपनीज। क्लियर? यहाँ पे क्लियर है सबको? फंडामेंटल एनालिसिस क्या क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव को नंबर्स में हम नहीं कर सकते, इट इज समथिंग विच इज लाइक आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लाइक मैनेजमेंट कैसी है, कौन लीड कर रहा है, कैसा आदमी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, फिलॉसफी कैसा है, विजन कैसा है, इंडस्ट्री क्या सिनेरियो है, कंपटीशन, वो क्वालिटेटिव में आ जाता है। क्वांटिटेटिव में नंबर्स आता है, कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके अंदर मैंने 5 पैरामीटर आपको दिए हैं। पीई रेशियो दिया है, पीबी वैल्यू दिया है, आरओई दिया है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दिया और करंट रेशियो। और ये जो मैं पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ ना, ये एनएसडीएल के वेबसाइट पे मिल जाता है, ठीक है। मैंने वहां से की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया बेसिकली, राइट, तो सो दैट इट इज वेरी हेल्पफुल।
नाउ व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? ओके, यहां तक एवरीवन फाइन? थोड़ा सा मैं एक बार आप लोग को देखूं, नॉट एबल टू सी। आया समझ में? राइट, तो फंडामेंटल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर बाइंग अ शेयर ना, जस्ट डोंट बाय, राइट? और इवन इफ यू हैव द शेयर, अगर आपके पास कुछ कंपनी के शेयर्स हैं भी अकाउंट में, तो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन गो टू एनी वेबसाइट, लाइक यू नो कोई भी आप ले लो, वेबसाइट पे आप जाओगे ना, एक जैसे एक स्क्रीनर इसका भी है, जीरोधा पे भी आता है, टेक्निकल स्क्रीनर करके है, एंड एनी मनी कंट्रोल पे, तो हर कंपनी का आपको वो सब डेटा मिल जाता है, यू नो यू कैन गेट एवरी। तो एटलीस्ट ये 5 चीजें देख लो आप, है कि नहीं? तो अगर आपके फेवर में, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको गड़बड़ दिख रहा है तो उसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये इसमें कुछ तो है, ठीक है ना? तो ये हो गया फंडामेंटल। नाउ व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? इसको थोड़ा सा देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, इट फोकसेस ऑन द स्टॉक मार्केट rather than द कंपनी, ठीक है? इन टेक्निकल एनालिसिस यू नो इट फोकसेस ऑन स्टॉक मार्केट, हम पूरे मार्केट को देखते हैं rather than the company, and it seeks to predict price movement by examining historical data, mainly price and volume। तो होता क्या है, कोई भी हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो कोई कंपनी का शेयर हो, ठीक है, वो काफी टाइम से तो परफॉर्म कर ही रहा होगा ना, चल तो रहा होगा ना, तो उसका परफॉर्मेंस को देख के, राइट, कि उसका एवरेज प्राइस क्या है ना, उसका मैक्सिमम प्राइस क्या जाता है, लो क्या जाता है, कितने वॉल्यूम, तो उसके प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट को देख के हम आगे का भविष्य तय करते हैं, ठीक है? तो टेक्निकल एनालिसिस जनरली प्राइस एक्शन बेस्ड बोल सकते हो आप, ठीक है? और द अंडरलाइंग आइडिया इज दैट द मार्केट प्राइस ऑलरेडी रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल्स ऑफ एनी गिवन स्टॉक, which therefore can be ignored, right? It is a good idea for investor to leverage both technical and fundamental to fill the gaps। तो आपको ना टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को आप जब कंबाइन करते हो ना, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है आपके स्टॉक को लेके या एज अ मार्केट को लेके कि मार्केट कहाँ जाने वाला। तो टेक्निकल इसके अंदर में प्राइस चार्ट्स में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोर्ट होता है एक, तो सपोर्ट लेवल क्या होता है, एक ऐसा लेवल, लेवल बिलो विच द प्राइस विल लाइकली नॉट फॉल, कि मतलब जहां पे आके ना प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा लेवल जहां पे जाने के प्राइस के ऊपर जाने की संभावनाएं कम है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट होता है कि जब कभी भी कोई स्टॉक या इंडेक्स एक रेंज में चल रहा होता है, ठीक है ना, और एकदम से उस रेंज को तोड़ता है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है? सपोर्ट को तोड़ेगा या रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन क्या होता है, एक रिग्रेशन लाइन होता है जो कि फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करता है, यू कैन सी द ट्रेंड, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, राइट? एंड वन थिंग इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एक ऐसा पैरामीटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग दैट इंडाइसेस ऑफ स्टॉक इज। It is the ratio of the percentage price change of a stock to the percentage price change of a broader index or another stock। तो ये भी एक इंडिकेटर होता है, RSI है ना, इसका होता है, ठीक है? प्राइस चार्ट्स, तो टेक्निकल एनालिस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ चार्ट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दे सीक। हाउएवर देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ट्स दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो एक तो लाइन चार्ट होता है, एक होता है बार चार्ट, और एक होता है कैंडल स्टिक। तो लाइन चार्ट क्या करता है, इट बेसिकली प्लॉट्स द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ शेयर फॉर ईच ट्रेडिंग डे ओवर अ पीरियड। तो जैसे ये क्लोजिंग प्राइस इस दिन का, ये क्लोजिंग प्राइस एक 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 दिन का, तो ऐसे करके आप डे बाय डे उसके क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट कर दो, तो वो लाइन चार्ट हो जाता है, ठीक है? वेरी सिंपल। बार चार्ट क्या होता है, इट प्लॉट्स द इंट्राडे हाई एंड लो प्राइसेस ऑफ अ स्टॉक यूजिंग अ बार। तो एक बार के फॉर्म में हम करते हैं, जिसमें कि किसी भी स्टॉक का हाई ये ऊपर होता है, ओपन प्राइस यहाँ पे होता है, क्लोज प्राइस यहाँ पे होता है, लो प्राइस यहाँ पे होता है। रेड कलर में है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक
अपने ओपन प्राइस से लो पे एंड की है, और दूसरा ग्रीन कलर में हुआ तो मतलब जहां पे ओपन हुआ उसका क्लोज प्राइस उसके ऊपर है, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर हो जाता है। तो ये ऐसे प्लॉट किया जाता है, इसको बोलते हैं बार चार्ट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, बार इज वेरी सिंपल, एक बार एक लाइन बनाया यहाँ पे, एक यहाँ पे निकाला ओपन, एक यहाँ पे निकाला क्लोज। तो अगर आपका क्लोज जो है वो ओपन के नीचे है तो कलर हो जाएगा रेड। सेम लाइन बनाओ, अगर क्लोज ओपन के ऊपर है तो ये बन जाएगा ग्रीन, बस वेरी सिंपल। ठीक है, ये सेकंड हो गया प्राइस चार्ट, बार चार्ट। एंड थर्ड इज कैंडल स्टिक चार्ट, विच इज वेरी पॉपुलर नाउ। कैंडल स्टिक में एक बॉडी होता है, इसके अंदर में रेदर देन जो लाइन यहां निकलने की बजाय कैंडल स्टिक में हम यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं, मोटा कर देते हैं सिलेंडर के फॉर्म में। उसका अपर एंड ओपन होता है, लोअर एंड क्लोज होता है। अगेन अगर क्लोज जो है वो ऊपर है, ओपन नीचे है तो ये ग्रीन होगा, और ओपन प्राइस ऊपर है, क्लोज नीचे है तो ये रेड होगा। ये कैंडल का बॉडी होता है और ये हाई लो होता है उसका। ठीक है, तो जो कैंडल का बॉडी होता है वो ओपन एंड क्लोज को इंडिकेट करता है, और उसके ऊपर जो फिलामेंट होता है वो हाई और लो को करता है। उसको हम विक बोलते हैं, WICK, विक। ये जो पतला पतला फुलझड़ी होता है उसको विक बोलते हैं, और उसको शैडो भी बोलते हैं, राइट। एंड इट लुक्स लाइक ए कैंडल, सो इट इज कॉल्ड अ कैंडल स्टिक चार्ट। और एक कैंडल आपको काफी कुछ बताता है वैसे देखा जाए तो, है ना। और ये कैंडल अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे बनते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट एंड सो ऑन। डे का भी होता है, तो हर टाइम फ्रेम पे आप एक कैंडल प्लॉट कर सकते हो। तो अकेले एक कैंडल को देख के आपको उस टाइम फ्रेम का समझ में आता है, लेकिन अगर आपको और समझना है तो आपको अलग अलग कैंडल्स को कंपेयर करने पड़ते हैं, तब हमें एक आइडिया लगता है कि आगे आगे का कैंडल कैसा बनेगा या पीछे फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, so let's understand what is difference between fundamental and technical. Fundamental analysis, it analyzes stock value based on economic and financial factor. It is a long-term approach. Fundamental uses financial statement for analysis, incorporates new market information. Technical में क्या होता है, analyzes historical stock movement to predict the future price of a stock. It is a short-term approach, uses price movement chart for analysis, and we here focus is mainly on past performance. तो टेक्निकल एनालिसिस हमेशा पास्ट के डेटा पे होता है। ठीक है, तो 5 steps approach for great stock pricing. Approach stock purchases as buying a business rather than just a stock purchase in the portfolio. जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो तो आप ऐसा बाय करो कि आप एक बिजनेस को बाय कर रहे हो, राइट ना। तो जैसे आप एक बिजनेस को एनालाइज करोगे ना, वैसे ही आपको एक स्टॉक को भी एनालाइज करना चाहिए। You should evaluate the true worth of the business, considering the future earning potential. The margin of safety is the real risk containment measure and not stop loss. ठीक है, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है आपका, क्योंकि स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप लॉन्ग टर्म पे होल्ड करते हो उसको, राइट। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन टर्न अराउंड एज इट सेल्डम अकर्स, कि अगर कोई चीज खराब जा रही है तो जा रही है, फिर आप ये मत सोचो कि वो वापस बदलेगा, ऐसा होता नहीं है। Invest for the long term to generate inflation adjusted superior returns. Agar as an investor one should go for the long term. So when one asks how to choose stock to invest in, the real question is how to identify a great business and what all parameters should be used to identify it, right? तो जो हम एक बिजनेस को करेंगे वैसे ही हमको स्टॉक के लिए भी करना चाहिए। तो remember, always remember your financial goals and investment time frame. Review your financial goals periodically, at least once in 5 years. Risk and return profile of various assets are not constant. And तो ये चीजें करती है, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। ठीक है ना, जब आप स्टॉक बाय करते हो तो मैंने आज थोड़ा सा उसको भी कवर कर दिया, क्योंकि लॉन्ग रन में या मे बी अभी आप लोग कर रहे होंगे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाट वी शुड डू। ओके, so investing money is the process of committing resources in a strategic way to accomplish a specific objective. तो जैसे अभी स्टॉक से कर सकते हैं ना, अब हम सेम चीज हमारे इसे करेंगे, which is the second topic called as derivative trading. ओके, तो अब मैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आऊंगा। अभी हमने जो बात किया वो था कैश के बारे में, whatever we discussed was for cash, right? स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आप लोगों का, एनी क्वेश्चंस? एक बहुत बेसिक चीज है ये, राइट?
फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव के अंदर क्या आएगा, क्वांटिटेटिव में क्या आता है, एंड देन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में जो अपने चार्ट्स को कैसे देखते हैं, कौन कौन टाइप के चार्ट्स होते हैं और उसको रीड कैसे करते हैं, उसको इंटरफेयर कैसे करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ आता है, वो हम बाद में अलग से कवर करेंगे, राइट। कि जैसे अभी मैंने बताया कि सपोर्ट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, राइट ना। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखते कैसे, विल कवर, बट एक जस्ट हाई लेवल नॉलेज आई हैव गिवन। तो अमिता भाभी आया समझ में, क्लियर? जी अमित भाई, वो थोड़ा सा और उसे जैसे आपने बोला कि वो आप शेयर करेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन हाई लेवल दे रहा हूँ, डिटेल्ड विल गो इनटू, लाइक स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस विल कवर लेटर, ठीक है, कि कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, चार्ट पे क्या देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको हर जगह पे यूज होगा, तो वो हम बाद में कवर करेंगे। अभी जस्ट आई एम गिविंग यू हाई लेवल आइडिया, ओके, ऊपर ऊपर, ठीक है पुष्पा जी। Okay, now we'll go into the next one, derivative. ठीक है, तो now what is a derivative? Derivative होता क्या है, ठीक है, तो derivative क्या होता है? It is a financial instrument that derives its value from some other asset, ठीक है ना। जैसे बैंक निफ्टी के ऑप्शन जो हम करते हैं, तो वो कहाँ से डिराइव कर रहा है, वो बैंक निफ्टी के अंदर में जो स्टॉक्स है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, वहां से डिराइव कर रहा है। तो यू नो समवेयर इट इज डेराइविंग। तो उसी तरह जो फ्यूचर्स होते हैं कंपनी के, जो ऑप्शंस होते हैं, वो कंपनी के रियल प्राइस से डिराइव करते हैं, ठीक है ना। द वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स रिलेटेड टू अंडरलाइंग एसेट इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल मैनर। हेंस डेरिवेटिव इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एन एसेट। ये ध्यान रखना। जैसे स्टॉक आपका एक एसेट होता है, राइट, बट डेरिवेटिव एसेट नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या आता है, कोई बता सकता है? एक्सपायरी डेट होता है। हाँ, जैसे अभी हम ये नहीं बोल सकते कि रिलायंस का शेयर मैंने होल्ड किया तो इसका ये एक्सपायरी नहीं, वो तो चालू रहेगा जब तक मार्केट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में, डेरिवेटिव्स में हमेशा एक एक्सपायरी होगी, हमेशा उसका एंड लाइन होगा, एंड डेट होगा, और आप जो चूज करोगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। Now, type of underlying assets. अब देखो डेरिवेटिव मार्केट किस किस चीजों में होता है। फाइनेंशियल एसेट्स सच एज इक्विटीज, इक्विटीज आप समझते हो, वही कैश मार्केट, स्टॉक्स। फिर डेब्ट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, करेंसीज होते हैं और इंडाइसेस होते हैं। ये सब फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। जैसे निफ्टी एक एसेट है, बैंक निफ्टी एक एसेट है, क्योंकि उसके वो एक्चुअली उसको बना तो स्टॉक ही रहा है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज एन एसेट, राइट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सच एज ग्रेन्स, कॉफी, पल्सेस, कॉटन, ये सब एसेट है। जितने मेटल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये भी एसेट है। जितना एनर्जी रिसोर्स है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ये भी एसेट है। और जितने करेंसी हैं वो भी एसेट है कि नहीं। तो इन एसेट को ऊपर जो डिराइव किया जाता है वो डेरिवेटिव होता है। समझ में आया आपको? Now, why derivatives? की जरूरत क्या है डेरिवेटिव की? तो डेरिवेटिव हेल्प्स एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल फॉर एनीवन हैविंग एन अंडरलाइंग रिस्क एक्सपोजर बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्राइस ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट और अ कमोडिटी। तो डेरिवेटिव को मेनली डिजाइन किया गया था एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई किसी कंपनी का शेयर पड़ा हुआ है, तो आपका शेयर, आप ये सोच रहे हो कि वो बढ़ेगा, राइट, फ्यूचर प्राइस के ऊपर आप कर रहे हो, तो उसके लिए एक उसको हेज करने के लिए, या बोल सकते हो रिस्क मैनेजमेंट टूल करने के लिए डेरिवेटिव होता है, जहां पे कि हम डेरिवेटिव के थ्रू अपने रियल जो मेरा मेन एसेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। It works on the principle of transferring the price risk from one party to another who is willing to take that risk in anticipation of financial benefits in the future. ये स्टेटमेंट बड़ा सही है, क्योंकि देखो ये जो डेरिवेटिव होता है ना, ये एक्चुअली एक जीरो सम गेम है, यानी कोई पैसा बना रहा है तो कोई तो गवा रहा है, इस टाइप का होता है। तो ये लाइन क्या बता रहा है कि ये एक्चुअली एक सिद्धांत पे वर्क करता है, जहां पे कि यू नो इट वर्क्स ऑन ट्रांसफरिंग द प्राइस रिस्क। और डेरिवेटिव के साथ एक प्राइस रिस्क आता है, क्योंकि ये फ्यूचर का प्राइस होता है, राइट ना, मे विल हैपन और मे नॉट हैपन। तो वो जो प्राइस रिस्क है, इट कीप्स गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। मतलब अभी मेरे पास है, मैंने कहा नहीं यार ये
बाय किया था मैंने, उसको सेल कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेल करता हूँ, तो कोई तो बाय कर रहा होगा उसको, राइट? तो वन पार्टी टू अनदर इट कीप्स गेटिंग ट्रांसफर बिकॉज I am thinking something, the other party might be thinking something different, right? So that is the main thing of derivative. Derivative market helps in improving price discovery in market. अब प्राइस डिस्कवरी का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी एसेट होता है ना, उसका जो एक्चुअली ट्रू वर्थ होता है ना, वो डेरिवेटिव्स के थ्रू आपको कंट्रोल होता है, ये पता चलता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शंस। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एन एसेट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट एट अ फिक्स्ड प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। तो फ्यूचर ये होता है फ्यूचर, राइट? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज जहां पे बाय और सेल होता है of an asset on a specified date at a fixed price, and these are standardized and are traded on exchange. तो एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है, आप एनएससी पे कर सकते हो, बीएससी पे कर सकते हो। ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस गिव्स द होल्डर अ राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। राइट इज ट्रांसफरेबल, ट्रेडेबल, एंड इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर होल्डर टू एक्सरसाइज द राइट। अब ये क्या होता है ना, ये बेसिकली ये जो ऑप्शंस है, अगर हम स्टॉक्स के सेंस में बात करें तो क्या होता है कि आपको एक राइट देता है कि आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट के एंड में उसको बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं आप अंडरलाइंग एसेट को। जैसे मान लो रिलायंस का शेयर है, राइट? तो रिलायंस का शेयर का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस लेता हूं, ठीक है, तो रिलायंस का शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 2300 और मैं रिलायंस का शेयर का 2400 का कोई ऑप्शंस लेता हूं, तो इसका मतलब ये कि मैं ये स्पेकुलेट कर रहा हूं कि रिलायंस का शेयर एक महीने में या कुछ भी आने वाले समय 2400 प्राइस जाएगा या ऊपर जाएगा, राइट? तो मैंने उसका ऑप्शंस बाय किया लेट्स से, ठीक है? तो व्हेन आई एम बाइंग दैट ऑप्शन, तो वो ऑप्शन हो सकता है 2400 प्राइस जाए या उसके नीचे जाए, ठीक है? अगर वो ऊपर गया, राइट, तो फिर मैं सही हूं, एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेल दैट ऑप्शन टू समवन एल्स। बट अगर वो नीचे आ गया ना, देन व्हाट आई कैन डू, इंस्टेड ऑफ बुकिंग माय लॉस, अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर पड़े हुए ना, तो मैं उस शेयर को ट्रेड कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसको बोलते हैं राइट टू बाय और सेल, मतलब मेरा अधिकार है कि मैं चाहे तो वो करूं, चाहे तो ये करूं। एंड इट कैन बी ट्रांसफरेबल, ट्रेडेबल, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर होल्डर टू एक्सरसाइज द राइट। और आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं, आप चाहे तो लॉस बुक कर सकते हो रेदर देन सेलिंग द शेयर। आप शेयर को होल्ड करके रखो, फ्यूचर में हो सकता है उसका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन आप उस समय चूंकि आपका स्पेकुलेशन उल्टा पड़ गया, आपने सोचा था 2400 जाएगा बट प्राइस लेट से 2200 आ गया, तो आपको वो लॉस बुक करना पड़ता है। ये होता है ऑप्शंस के अंदर में, ठीक है? एंड ये जो होते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? स्टॉक बेस्ड होते हैं, यानी जितने स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, एक्सचेंज में, उसमें जनरली लार्ज कैप और मिड कैप में आपका डेरिवेटिव मार्केट भी होता है उसका, ठीक है? तो एक वो होता है इक्विटी में, और दूसरा होता है इंडेक्स बेस्ड होता है। हम लोग जो कर रहे हैं अभी वो इंडेक्स बेस्ड कर रहे हैं। इंडेक्स डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज एन इंडेक्स एज अंडरलाइंग एसेट, ठीक है? जैसे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का एसेट कौन है? बैंक निफ्टी है। तो एग्जांपल निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी मिड कैप 50 फ्यूचर ऑप्शंस, सेंसेक्स फ्यूचर ऑप्शंस एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस, ये सब आपके इक्विटी डेरिवेटिव इंडेक्स बेस्ड हो गए। अच्छा, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जो मैक्सिमम 3 मंथ का ट्रेडिंग साइकिल होता है, एक तो नियर मंथ जैसे जो चल रहा है अभी अक्टूबर, नेक्स्ट मंथ हो गया आपका नवंबर, और फार मंथ हो गया दिसंबर। तो ऐसे 3 मंथ के ट्रेडिंग साइकिल होते हैं। A new contract for 3 month duration is introduced on the trading day following the expiry of the near month contract. जैसे एक्सपायरी होता है फिर से उसके अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाता है। This way at any point in time there will be 3 contracts available for trading in the market. तो आपके पास 3 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक करंट मंथ के होंगे अक्टूबर, एक अगले मंथ के होंगे नवंबर, और एक दिसंबर के होंगे, राइट? नॉट मोर देन दैट। एक्सपायरी कब होता है? लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ। तो ये मंथली का होता है, राइट? और वीकली का एवरी थर्सडे इज अ वीकली एक्सपायरी, जहां पे सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तब वो अपने रियल प्राइस पे आता है। अगर कभी भी लास्ट थर्सडे या एनी थर्सडे इज अ ट्रेडिंग हॉलीडे, तो कॉन्ट्रैक्ट एक दिन पहले एक्सपायर होता है, यानी थर्सडे के बदले वेडनेसडे को होगा, और अगर वेडनेसडे भी हॉलीडे है तो ट्यूसडे को होगा।
ठीक है। और निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट 5-5 पैसे पे भागते हैं, बैंक निफ्टी के भी 5-5 पैसे पे भागते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मिनिमम 5 लाख एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी 50 में। ओके, एंड इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है, ये फ्यूचर का बात कर रहे थे हम, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। एंड इंडेक्स में क्या होता है, 7 वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी जो वीक वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो आपको 7 वीक का मिलेगा, 7 वीक्स, रिमेंबर दिस। तो इस महीने में, अगले महीने में और अगले महीने में, इस 3 महीने का मिला के आपको 7 वीक का कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम अवेलेबल होगा। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा कंसेक्यूटिव मंथली कॉन्ट्रैक्ट, 3 क्वार्टरली मंथ ऑफ द साइकिल, मार्च, जून, सितंबर एंड फॉलोइंग 8 सेमी, ये सब अवेलेबल। एंड एनी पॉइंट देयर वुड बी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट विद एटलीस्ट 4 ईयर टेन्योर अवेलेबल है, ओके। एंड ये भी लास्ट थर्सडे ये सब होता है, ठीक है, ये हम देख लेंगे। करेंसी में भी डेरिवेटिव्स मार्केट होता है, यूएसडी, यूआर, बहुत लोग इस पे भी करते हैं और काफी अच्छा पैसा बनाते हैं करेंसी डेरिवेटिव में, जिस लाइक INR टू यूएस डॉलर टू INR, ये सब भी चलता है, ओके। इंटरेस्ट रेट में भी फ्यूचर्स होता है और कमोडिटी में भी होता है, ये इन सब चीजों में, ग्रेन्स में, नेचुरल गैस, ऑयल, कॉपर, इन सब का भी होता है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसको जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि दिस इज द प्राइस एट विच द बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन कैन बाय अ स्टॉक और इंडेक्स बिफोर द एक्सपायरी डेट। तो वो हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। जैसे हम लोग जब बोलते हैं ना कि बैंक निफ्टी में 39,300 है, उसको अपने को ट्रेड करना है, तो वो स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है। एक्सपायरेशन डेट तो समझ ही गए आप, जब भी वो उसका एक्सपायरी होगा। और 2 ऑप्शंस होते हैं मार्केट में, यूरोपियन ऑप्शन होते हैं, अमेरिकन ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो हम लोग जिस मेथड को फॉलो करें वो यूरोपियन मेथड है, इसीलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट के आगे ई लिखा होता है, CEPE, याद रखिएगा, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है? इट इज द नोशनल वैल्यू ऑफ अ ट्रांजेक्शन कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉन्ट्रैक्ट साइज विद द फ्यूचर प्राइस ऑफ द स्टॉक। Buyer of a call, the buyer of a call or put option is one who buys the right but not the obligation to buy. Writer कौन होता है? Writer और seller ये एक ही टर्म है। ये वो लोग होते हैं जो ऑप्शंस को सेल करते हैं, राइट। ऑप्शन प्राइस क्या होता है? ऑप्शन प्राइस के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और एक टाइम वैल्यू होता है। समझ लो, टाइम वैल्यू का मतलब जैसे बिकॉज देयर इज टाइम, तो टाइम है तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो उसकी एक वैल्यू होती है। तो जैसे जैसे समय खत्म होते जाता है तो किसी भी ऑप्शन का ना टाइम वैल्यू खत्म होते जाता है, राइट, और उसके वजह से वो ऑप्शन का प्रीमियम गिर जाता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है जो एक्चुअली में उसका वैल्यू होगा, जो उसका डिफरेंस होगा स्ट्राइक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस, राइट, दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। आप बस नोट कर लो, चाहो तो इसको नोट कर लो कि ऑप्शंस प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, राइट। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड करंट मार्केट प्राइस। टाइम वैल्यू प्रीमियम डिक्रीजेस एज द ऑप्शन अप्रोचेस द मैच्योरिटी। जैसे जैसे एक्सपायरी आता है तो उसकी टाइम वैल्यू खत्म होती जाती है और एंड में वो 0 हो जाता है। तो ऑप्शन 3 तरह के होते हैं, इन द मनी ऑप्शंस, out of the money options, at the money option. So at option is said to be in the money at a given time. If on exercising money at that time, it would cash inflow of the buyer. ठीक है, ये सब मैं बाकी लोगों को पता है, बाकी विश्वजीत, I will tell you what is in the money, out of the money and at the money when we discuss options. ठीक है, अभी बस जान लो आप लोग। तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन के केस में क्या होता है, जो आपका स्पॉट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से जो होता है ज्यादा होगा तो इन द मनी होगा। अगर स्पॉट और स्ट्राइक, नाउ व्हाट इज स्पॉट प्राइस? स्पॉट प्राइस होगी आपका बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल। तो बैंक निफ्टी जो है लेट से 39,900 पे है और जो आपका कॉल ऑप्शन है वो भी 39,900 पे है, तो उसको एट द मनी बोलते हैं। अगर आपका जो स्पॉट आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेट से यू आर सेलेक्टिंग 40,000 और बैंक निफ्टी इज एट 39,900, तो 40,000 इज ग्रेटर देन 39,900, तो दैट इज कॉल्ड एज इन द मनी, ठीक है। एंड आउट ऑफ द मनी इज उल्टा, कि स्पॉट प्राइस जो है आपका
लेट्स से 41,000 है, ठीक है, और वो स्ट्राइक प्राइस 39,900 से कम है ना, तो वो आपका कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी होगा। और पुट ऑप्शन में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जस्ट रिवर्स कर दीजिए आप, ये सेम होगा। जो कॉल ऑप्शन का इन द मनी होता है वो पुट ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी होता है, जो इसका आउट ऑफ इन द मनी होता है वो उसका आउट ऑफ द मनी होता है। ओके, इन ऑप्शन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वॉल्यूम, कि हर कॉन्ट्रैक्ट पे कितने पीरियड ऑफ टाइम में कितना कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है। और एक टर्म होता है ओपन इंटरेस्ट, total number of option contracts that are still open. For example, they have not yet been exercised or not yet expired or have not been closed out by an offsetting transaction, तो उसको open interest बोलते हैं। तो open interest को हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है, अभी बस आप टर्म जान लो कि open interest कुछ होता है, विल कवर है। कैसे समझते हैं ओपन इंटरेस्ट को, इसके अंदर में 4 तरह के टर्म होते हैं, ये आप नोट कर सकते हो। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, मैंने बताया भी था आपको, राइट। तो ये 4, क्योंकि मार्केट में 2 तरह के बायर होते हैं और 2 तरह के सेलर होते हैं। रिमेंबर, ये बताया था ना मैंने, 2 बायर और 2 सेलर। तो एक होता है नेचुरल बायर, जो कोई चीज बाय करता है क्योंकि उसको बाय करके सेल करना है बाद में, ठीक है। तो वैसे वाले जो बायर होते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। और एक सेलर ऐसा होता है, राइट। हेलो, बोल रहे हैं, ठीक है। 2 तरह के बायर होते हैं, एक होता है जो मैं पहली बार बाय कर रहा हूं, और एक वो बायर होते हैं जिन्होंने पहले सेल किया था वो अब बाय करना चाहते हैं। तो जो पहला बायर होता है इनिशियल, जो नेचुरल बायर, उसको लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। और जो बायर सेल करने के बाद बाय करता है उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, कि मैंने पहले सेल किया था अब मैं वापस बाय कर रहा हूं, तो आई एम ट्राइंग टू कवर माय शॉर्ट, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। और जो वो सेलर होता है, राइट, जो कि मैं सेल कर रहा हूं, जैसे हम लोग ऑप्शन सेलर है, हम सेल करते हैं पहले, राइट ना, तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप, हम शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। और जब हम सेल करने के बाद हमें शाम को वापस बाय करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे डीमैट अकाउंट में अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपका नेटवर्थ कम से कम 2 लाख रुपया का होना चाहिए। अगर 2 लाख रुपया का नेटवर्थ नहीं है तो आपको एफएनओ अकाउंट नहीं खुलेगा। इसीलिए हर जो ब्रोकर होता है वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है या वो आपसे फॉर्म 16 मांगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमारे पास अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एंड वी नीड टू सेलेक्ट एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव सेगमेंट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। If you already have a demat and a bank account, the same can be used for derivative trading. So you have to check whether the broker में आपका FNO enabled है कि नहीं है। और हर डेरिवेटिव ट्रेडिंग में एक मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, वो भी हमें चेक करना पड़ता है कि हमारे जितने पैसे उसमें कितना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो जनरल है। ऑप्शन की जो प्राइसिंग होती है, देयर आर वेरियस ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स। तो स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी, टाइम ऑफ एक्सपायरेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब होता है। ट्रेडिंग इन फ्यूचर, हाँ, जो फ्यूचर होता है, राइट, तो फ्यूचर का पे ऑफ लीनियर होता है, मतलब उसमें सिंपल है, या तो आप बाय कर रहे हो या तो सेल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल अनलिमिटेड अपसाइड भी है और पोटेंशियल अनलिमिटेड डाउन भी है। तो फ्यूचर वेरी सिंपल। कन्वर्जन डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिक्लाइन, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, बस आप अभी फ्यूचर पे हम छोड़ देते हैं, ओके। तो ये जो मैंने बताया आपको, तो फ्यूचर होता है, ऑप्शंस होता है, राइट। तो विल डिस्कस मोर अबाउट ऑप्शंस, उसका एक अलग है मेरे पास। और जस्ट ये कुछ चीजें आप जान लो, ये वाला चीज मैं थोड़ा सा रिमेंबर आपको ध्यान रखना चाहिए कि डेरिवेटिव्स आर डिफरेंट फ्रॉम इक्विटीज, दे नीड लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च। अंडरस्टैंड द रिस्क एंड मार्केट डायनेमिक्स इन्वॉल्व्ड इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग. Take qualified professional help if you need before you do derivative trading. That's why we are taking, this trading and training and all. Before commencing trade, understand all charges including brokerage, commissions and other fees. Check that
it is as per the guidelines issued by SEBI and exchange. Ensure all your trades are conducted under your unique client code. Always get a duly signed contract note for every trade and verify all details on it. Keep adequate funds and securities to meet sudden margin call. A good strategy is to first invest in product like mutual funds. After gaining some experience, investor can move to buying stock and then to derivative if they are confident enough. एक नॉर्मल रूट दिया है इन्होंने कि पहले आप म्यूचुअल फंड लो, एसआईपी लो, फिर खुद से स्टॉक लो और फिर आपको कॉन्फिडेंस है तब डेरिवेटिव में घुसो. हाँ, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो आप. Derivative market is dominated by sophisticated players and algo traders. They have access to high-end technology and quicker means of access to latest market information. This means retail investors must do thorough homework to succeed in derivative trading. इसीलिए मैक्सिमम लोग पैसा गवाते हैं, because they do it unprofessionally. Now, key things you should remember about what we are doing, right? We do system-based trading with some discretion in Bank Nifty only. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं. डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम अपना दिमाग लगाते हैं, राइट? तो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं बट थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है. जैसे कभी लगता है कि हाँ इतना प्रॉफिट आ गया है तो निकल जाने का है, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं. ये कभी हमें लगता है कि यार ये लॉस में जा रहा है और ज्यादा लॉस में जाएगा तो हम जल्दी एग्जिट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रेशन. अदरवाइज जो हम एंट्री लेते हैं वो प्योरली सिस्टम बेस्ड होता है, जो ट्रेड चलता है वो सिस्टम बेस्ड चलता है. एंड वी आर प्राइमरीली एन ऑप्शन सेलर, जिसको हम राइटर बोलते हैं, जो अभी हमने समझा. आवर स्ट्रेटेजी जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं सब लोग, जो मैं सिखा रहा हूँ, इट इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, मतलब फुल्ली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे है. एंड आवर इंस्ट्रूमेंट इज बैंक निफ्टी. और जो हमारा स्ट्रेटेजी वो एट द मनी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रैडल बेस्ड. हमारी स्ट्रेटेजी को इट्स फुल्ली बैक टेस्टेड फॉर 4 years एंड वी हैव गॉट सम अमेजिंग नंबर्स व्हिच आई हैव शेयर्ड विद लॉट ऑफ यू, और बाकियों के साथ भी करूंगा as we move in the training. Back testing is a key component of a system based trader. It I will teach you back testing. I will tell you how we do back testing, और ये एक बहुत important aspect होगा आपके trading journey का. And I will also share the website where we can do this. Anyone can backtest the strategy which we trade and see the results for themselves. तो आप भी वो backtest कर सकते हो और आप वो result देख सकते हो. To make sure we trade the strategy as it is and there is no error in execution, we have implemented our strategy over a platform which can convert our strategy to code, जो हमारे strategy को code में convert करता है, and do automation and take trades automatically while we continue doing our regular jobs. ये हमारा purpose है. So this helps in any error in execution, manual presence and intervention, and ensures we are trading the strategy as it is. ठीक है. और हमारे यहाँ पे मिनिमम कैपिटल विल बी अराउंड 3.5 लाख और उसके मल्टीपल में आप कर सकते हो. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनुअली इज ग्रेटर देन 100%, which we have seen over last 4 years with whatever strategy we are doing. Just need to learn, implement and relax. Set your financial goals. आप अपना एक गोल सेट करो कि कितना पैसा कैसे बनाना है for 5 years and you can fulfill, right, your financial goals. Keep patience, have faith in your system, results will surely come. ठीक है, तो thank you. This is the first part जहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक बेसिक एक शेप दिया है, जिसे कि वर्बली बोलना तो ठीक है, बट आपको अगर एक पीपीटी का फॉर्म रहेगा तो यू कैन ऑलवेज रेफर दिस. ठीक है, एक बेसिक मैंने सब कुछ इसमें इनपुट दे दिया है. Fine, समझ में आया आपको? So you can refer this PPT, as well, like this कि क्या है future this, and then I have another PPT जो मैंने एक और बनाया है, which is only options, जो options के लिए है. तो this one, तो इसको अभी मैं खाली ऊपर दिखा रहा हूँ, डिटेल इसका बाद में करेंगे. अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस, कि ऑप्शंस क्या होता है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, राइट ना. तो इसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शंस, विल नो द यूजेस ऑफ इंडेक्स ऑप्शंस एंड विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज. एक हमारा स्ट्रेटजी तो है बट उसके अलावा भी है. तो इसमें ऑप्शंस मार्केट मैं खाली जस्ट एक बार स्कैन करा रहा हूँ, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट. सो विल सी एंड यू कैन सी कि ऑप्शंस मार्केट जो है ये बढ़ता जा रहा है.
जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, ईयर ऑन ईयर, मोर एंड मोर पीपल आर नॉट इनटू डेरिवेटिव्स। एंड ऑप्शन चेन क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, विल कवर ऑल दिस इन डिटेल है। फिर वो एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम एक बार फिर समझेंगे। विल लुक इनटू द ऑप्शन चेन, इसको समझेंगे थोड़ा सा। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए थोड़ा सा ये भी देखेंगे। एंड जो मैंने बताया था कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है एनी टाइम, यू कैन सी दिस। ऑप्शन कंसेप्ट, ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन राइटर, ऑल दिस विल कवर। इंडेक्स ऑप्शन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, कवर्ड कॉल, ये सब करेंगे। और फिर हम बहुत सारी स्ट्रेटेजी देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन के अंदर में क्या होता है ना, हम मिल के कर सकते हैं। तो आई विल कवर ऑल दिस, बाइंग अ कॉल, बाय कॉल स्प्रेड, सेल पुट, बाय पुट, बुल पुट स्प्रेड, ये सब सारे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी हैं। स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, स्प्रेड, यू कैन सी दिस इज स्प्रेड। तो ये सारे ऑप्शंस के अंदर ना स्ट्रेटेजी होते हैं, जिससे हम यूज करके ना एक अपने बेसिकली प्रॉफिट का टारगेट लगा के और लॉस को एक टारगेट लगा के हम ट्रेड कर सकते हैं थ्रू दिस ऑप्शंस। तो हम लोग जो करते हैं बेसिकली, कैन एनीवन टेल हमारा कौन सा ग्राफ है जो हम लोग करते हैं ट्रेडिंग? कोई बता सकता है? Which of this is our graph? What we do? पहले वाला Short short. straddle. Short straddle, right? Correct. So what we do is this one, short straddle. ठीक है। अभी शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर में अगर आपने थोड़ा सा बाइंग लगा दिया, बाय कर लिया थोड़ा सा, तो ये शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बन जाता है। तो बेसिकली अगर हम बगैर बाइंग के कर रहे हैं तो वो ऐसा होगा, शॉर्ट स्ट्रैडल होगा। बट अगर हमने कुछ दूर का ऑप्शन बाय कर लिया तो वो ऐसा यहाँ पे लॉस को कैप कर देता है, तो फिर हमारा शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बन जाता है। तो बेसिकली अगर बाइंग है तो आयरन बटरफ्लाई, अदरवाइज इट्स अ शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, विल अंडरस्टैंड, इन सब चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू कवर। देन विल अंडरस्टैंड ऑप्शन प्राइसिंग, कि ये ऑप्शन का प्राइस बनता कैसे है। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। टाइम इज बेसिकली स्पेक्युलेटिव वैल्यू जो कि समय के साथ घटता है। एंड यू कैन सी कॉल ऑप्शन का जो वैल्यू होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शन। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो आउट ऑफ द मनी का होता है ना, वो वैसे भी कम होता है, और जैसे जैसे और टाइम जाता है ये जीरो की तरफ जाता है। एट द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू एक दो लाइन के बीच में होता है, और जो इन द मनी उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है। ठीक है, विल लुक इनटू दिस इन डिटेल। अच्छा है, थोड़ा सा ग्राफ आप देखोगे। और फिर हम डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा के बारे में समझेंगे, जो जिसके थ्रू की ऑप्शंस के कौन कौन से रिस्क होते हैं। कुछ बायर को फेवर करता है, कुछ सेलर को फेवर करता है। ठीक है, तो ये पीपीटी मैंने बनाया है, तो जस्ट थॉट की विल शेयर विथ यू। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, एनी पर्सन कमिंग। ठीक है विश्वजीत, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि ऑप्शंस जो है ना उसको मेजरली कवर करने वाले डिटेल में, राइट। ऑप्शंस क्या होते हैं, क्या इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, राइट। तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल अच्छे से। ठीक है, तो मे बी आई विल कवर दिस 1-to-1 विथ यू, बिकॉज कई लोगों का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो आई विल कवर विथ यू मोस्टली, मतलब डायरेक्टली, सो दैट यू कैन आल्सो आस्क मी क्वेश्चन इन दैट 1-to-1। ओके, चलेगा ना, राइट। कि पूरा ऑप्शन क्या होता है, उसका बाइंग, उसके पैरामीटर्स पूरा मतलब समझा दें तो समझ में आने लगेगा कि ओके व्हाट इज ऑप्शन, कैसे बनता है उसका ग्राफ, कैसे बनता है। तो बाकी लोग जो हैं, आपको तो अभी तक ऑप्शन वगैरह तो आने लगा ना, आप समझ में? हाँ, हाँ, अब आता है समझ में? अमिताभ अभी आपको आ रहा है, बिकॉज यू स्टार्टेड लास्ट वीक, नाउ यू अंडरस्टैंड। थोड़ा बहुत हो रहा है। मेन तरीका समझने का क्या पता, बाय कर लो, जाके सेल कर लो उधर, एक्चुअल में सब समझ में आ जाएगा कि पैसा क्यों जा रहा है, पैसा क्यों आ रहा है, राइट। कई बार वो भी नहीं आएगा। तो अभी जैसे आप लोग कर रहे हो, जो लोग लॉग्स वगैरह देख रहे हो, समझ रहे हो, पहले से अब क्या लग रहा है, समझ में आने लगा? अब थोड़ा डर खत्म हो रहा है आप लोगों का? बताओ, शेयर करो, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? कि पहले तो बिल्कुल नहीं समझ में आता था, कुछ नहीं पता, अब समझ में आ रहा है कि ऐसे क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। हाँ, पहले तो जैसे जीरो नॉलेज था, कुछ समझ ही नहीं आता था क्या है कैसे, बट अब देखते हैं तो पता चल रहा है कि हाँ भाई ये आज का लॉस है, या आज का ये
ये मतलब एक डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं अच्छे से। अगर मान लो प्रॉफिट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आज, जैसे अगर हम आज को एनालाइज करें, तो कोई बता सकता है मुझे आज प्रॉफिट क्यों आया? देखा था अपने अकाउंट? अच्छा, वो पता हाँ, नहीं देखा था, प्रॉफिट पर क्यों आ रहा है ये नहीं पता है। अरे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, तो पता तो चलना चाहिए ना। अभी कॉल है तुम्हारे पास और कॉल को तुमने सेल किया और तुम्हारा प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। जैसे मान लो तुम्हारा कॉल ऑप्शन है, ठीक है, हम क्या करते हैं जिसे बताओ, कोई समराइज कर सकता है? व्हाट वी डू जनरली इन स्ट्रैडल, व्हाट वी डू? We sell both the call option and put option in the at the money. एट द मनी, राइट। मतलब जहां पे बैंक हाँ। निफ्टी इंडेक्स होता है वहां का स्ट्राइक प्राइस को पकड़ते हैं, उसी को एट द मनी बोलते हैं, और उसको दोनों कॉन्ट्रैक्ट को, एक कॉल को और एक पुट को सेल कर देते हैं। कॉल वो ऑप्शन होता है जो आपको ऊपर जाने पे पैसा देता है, पुट वो ऑप्शन होता है जो आपको नीचे जाने पे पैसा देता है। वेरी सिंपल, ठीक है। ऑप्शन का मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे शेयर में आप खाली बाय करते हो और ऊपर जाने पे पैसा कमा सकते हो, नीचे जाने पे बैठे रहते हो, इजंट इट विश्वजीत? कुछ कर नहीं सकते, राइट। ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको, आप मान लो आपने कुछ बाय किया कॉल ऑप्शन के, आपको लगता है ऊपर जा रहा है, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, अभी आपके बाय करने के बाद मार्केट नीचे आने लगा, तो आपको वेट नहीं करना है उधर, आप तुरंत से एक पुट बाय कर लो। पुट क्या करता है, नीचे आने पे पैसा देता है, तो आपका लॉक हो जाता है कि नहीं? लॉक हो गया। अभी मान लो मुझे लग रहा है कि थोड़ा देर मार्केट नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो जब तक नीचे जा रहा है आप पुट ऑप्शन आपका पैसा देने लगेगा, प्रॉफिट, तो आप उसको बुक कर लो फिर वहां पे, जब आपको लग रहा है कि अब ऊपर जाएगा, है ना। और फिर कॉल वाले को होल्ड करके बैठो जो अभी नुकसान में चल रहा है। पुट से पैसा आपने बना ही लिया है, आपके बुक करने के बाद ये मार्केट ऊपर जाने लगा, तो अब आपका कॉल प्रॉफिट में आने लगेगा। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आप इधर भी पैसा बना लेते हो, आप उधर भी पैसा बना लेते हो, दो इंस्ट्रूमेंट से पैसा बना सकते हो। तो दैट इज द बेस्ट थिंग इन ऑप्शन। स्टॉक में आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट ना, वो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। और ये तो हमने बाय बाय बोला, आप सेल भी कर सकते हो। सेल करने से उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो अभी कॉल को मैं बोल रहा हूँ कि बाय करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं पैसा बनाऊंगा, राइट, और पुट को बाय करूंगा और मार्केट नीचे जाएगा तो पैसा बनाऊंगा। समझ रहे हो ना? वेरी सिंपल। कॉल ऑप्शन मींस कॉल, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल लूंगा। पुट का मतलब पुट नीचे जाएगा तो मैं उसको बाय करूंगा और मार्केट नीचे जाएगा, पैसा बनाऊंगा। तो अगर मेरे कॉल को बाय करने के बाद मार्केट ऊपर गया, राइट, तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है और हम पैसा बना लेते हैं। मतलब वो जैसे हमने 200 में बाय किया तो 400 बन जाएगा, यू नो, आई मेक मनी। सिमिलरली अब अगर कॉल पैसा दे रहा है तो पुट तो नुकसान देगा ना आपको, क्योंकि वो तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब सेलिंग में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर मैं कॉल को सेल करूंगा तो मेरा पैसा तब बनेगा जब मार्केट नीचे जाएगा, उल्टा हो गया। और पुट को अगर मैंने सेल किया तो वो पैसा तब देगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि पुट को सेल कर दिया ना मैंने। तो ये चार काम हम कर सकते हैं ऑप्शंस में। क्या कर सकते हैं? कॉल को बाय कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं, पुट को बाय कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं। अब देखो, अब डिपेंड ये करता है बाय कब कर रहे हो और सेल कब कर रहे हो। लेट से विश्वजीत मार्केट में इंटर करता है, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, पोजीशन इज 0, बट ही डिसाइड्स टू सेल अ कॉल ऑप्शन, राइट। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? व्हेन यू आर सेलिंग दिस थिंग, इसको क्या बोलेंगे? अभी हमने कहा था ना, दो तरह के बायर होते हैं, दो तरह के सेलर्स होते हैं, राइट राइट। तो अभी समझा, राइट। हाँ, तो वो क्या कर रहा है, एक शॉर्ट को बिल्डअप कर रहा है, मतलब शॉर्ट पोजीशन ले रहा है। तो वेरी करेक्ट, इट इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। अभी मनमत क्या कर रहा है? मनमत सुबह सुबह उसको लग रहा मजा आ रहा है, मार्केट ऊपर खुला, मैं एक कॉल बाय कर लेता हूँ, तो उसने एक कॉल बाय किया, तो उसने क्या किया? लॉन्ग बिल्डअप किया। लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे विश्वजीत ने शॉर्ट बिल्डअप किया, उसने कॉल को राइट किया, सेल किया, मनमत ने कॉल को बाय किया, और वो भी पहला बार है, अभी वो पोजीशन 0 और वो बाय कर रहा है, तो वो लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। अभी विश्वजीत का ट्रेड चालू है, 1 घंटा के बाद विश्वजीत को लगता है इसको जो मैंने सेल किया था, शॉर्ट किया था, इसको मैं वो कर लेता हूँ, स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ, मतलब निकलता हूँ इस ट्रेड से। तो अब विश्वजीत भी बाय करेगा, मनमत ने भी बाय किया था, बट जो मनमत बाय किया था वो क्या था? लॉन्ग बिल्डअप था,
राइट। बट विश्वजीत जो अभी ये कर रहा है, शॉर्ट बिल्डअप किया था और अभी ये वापस बाय कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, बोलो इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट कवरिंग, वेरी गुड। इसको बोलते हैं शॉर्ट को कवर कर रहा है वो, जो उसने शॉर्ट को बिल्डअप किया था, ही इज कवरिंग अप हिज शॉर्ट्स, है कि नहीं? तो वो भी बाई हो रहा है। और जो मनमत ने सुबह बाय किया था, लॉन्ग बिल्डअप किया था, अब वो जाके सेल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। समझ में आया ना? जब आप ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखते हो ना, इसमें इससे पता चलता है कौन सा बायर किस टाइप का है, कौन सा सेलर किस टाइप का है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले लोगों को लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा तो शॉर्ट कर रखा था, अब इनको लग रहा है कि नहीं भैया मार्केट अब नीचे नहीं जाने वाला है, तो एकदम से शॉर्ट कवर करने लग जाते हैं, राइट? क्योंकि अब नीचे नहीं आएगा, तो उसकी वजह से भी मार्केट कई बार ऊपर आ जाता है। मतलब लोग क्यों ऊपर आ रहा है, नेचुरली नहीं आ रहा है, लोगों ने जो शॉर्ट मारा हुआ था सब कवरिंग कर रहे हैं। तो आप देखना, इसीलिए मार्केट में ना पहले 15 मिनट 9:15 से 9:30 और आखिरी 15 मिनट या आखिरी आधा घंटा एकदम हलचल रहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन ऑल दिस पोजीशंस आर बीइंग टेकन और बीइंग एग्जिटेड। समझ में आ रहा है आपको? वो बड़ा खतरा। फिर पूरे दिन में क्या होता है, मूवमेंट से चलता है, लेकिन वो 15 मिनट जो शुरू के आधा घंटा और लास्ट का उधर यही चलता है। कोई तो अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहा है, कोई तो शॉर्ट कवर कर रहा है, कोई तो शॉर्ट बिल्डअप कर रहा है, कोई तो लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है, ये होता है। समझ में आया? राइट। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर मान लो एट द मनी, जब हम स्ट्रैडल की बात करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज अ स्ट्रैडल? स्ट्रैडल का मतलब हमने अकेले किसी को नहीं करते, हम कॉल और पुट दोनों को लेके चलते हैं। कॉल को भी सेल किया, पुट को भी सेल किया, ठीक है। अब अभी जैसे मनमत और अर्चन, ये समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को क्या करते नॉर्थ ईस्ट पे, या वो जो टाइम होता है उधर होता क्या है? देखो 2 ट्रेड दिखता होगा, कॉल भी सेल हुआ, पुट भी सेल हुआ। इसका मतलब हमने स्पॉट प्राइस पे दोनों को सेल किया, राइट? तो हमने कर दिया और हमारा दोनों वो हो गया, राइट? अभी दोनों तरफ का स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं अपन, राइट? ठीक है, तो ये जो भी लॉस में जाएगा, अभी जैसे लॉस में एक वाला जाता है तो वो अपने स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, करता है। तो आज बताओ अर्चन, किसका स्टॉप लॉस हिट हुआ आज के ट्रेड में? कौन सा साइड का स्टॉप लॉस हिट हुआ? किसी ने देखा था मार्केट? मतलब अभी आपने देखा था आज मार्केट कहाँ गया था, किधर गया था? डिड यू वॉच, ऑब्जर्व? जी देखा था कि कहाँ गया मार्केट आज? बैंक निफ्टी ऊपर गया कि नीचे गया? ऊपर गया। ऊपर गया। कितने ऊपर गया अराउंड अप्रोक्सीमेटली, याद है कुछ ध्यान में? 600 पॉइंट्स, ठीक है, 600 पॉइंट ऊपर गया। तो अगर ऊपर गया तो भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आज पैसा कैसे बनाया जा सकता था? अगर हम खाली सेल करते हैं तो कैसे बना सकते हैं पैसा? किसको सेल करके? पुट को सेल करके कि कॉल पुट को को सेल? सेल कर पुट को सेल करके, राइट? अगर मैंने पुट भी सेल किया है, कॉल भी सेल किया है, लेट से शुरुआत में मॉर्निंग में मार्केट ऊपर जाने लगा, तो क्या होगा? कौन सा पोजीशन प्रॉफिट में आएगा, कौन सा पोजीशन लॉस में आएगा? पुट का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट, कॉल वाला लॉस में आएगा, राइट? कॉल वाला लॉस में आएगा। तो कॉल वाला जब लॉस में आएगा तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट होगा, है ना? स्टॉप लॉस हिट होगा। पुट वाला जो है वो प्रॉफिट में रहेगा। अब अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो पुट वाले का क्या होगा? उसका कोई टारगेट तो हम रख नहीं रहे कि 10% पे निकलना है, तो वो ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही चलेगा ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? तो लेटेस्ट सी। तो ये चीज देखो, ये ना आप लोग खाली देखो, यहाँ ट्रेडिंग करने से नहीं होगा। एक बात समझ लो आप लोग, आपको ना ये सारी चीजें डेली एनालाइज करना होगा कि यार अगर मेरा प्रॉफिट आया तो क्यों आया। ये नहीं कि प्रॉफिट आ गया, चलो चलो भैया मजा आ गया तो प्रॉफिट आ गया, बल्ले बल्ले। आपको यू शुड अंडरस्टैंड कि क्यों आया प्रॉफिट साला, लॉस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अगर आप ये नहीं करोगे ना, आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, बिलीव मी। ट्रेडिंग मतलब देखो, ट्रेडिंग में आपको कुछ करना तो है नहीं, वैसे अपने आप ट्रेड्स होंगे, बट एज अ ट्रेडर एवरी डे फ्यू थिंग्स यू हैव टू डू। यू हैव टू एनालाइज द लॉस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन यू हैव टू बैक टेस्ट ऑल्सो, ठीक है? तो मैं आपको खाली जर्नल दिखा रहा हूँ आज का, जस्ट रीड दिस।
तो कैन यू सी व्हाट हैपेंड दैट ये 936 को एक हमारा बाय है टू गेट मोर मार्जिन, इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, लेट्स इग्नोर दिस। सो फर्स्ट ट्रेड इज एट 938, देख रहे हो आप लोग? ये बैंक नहीं निफ्टी दिख रहा है आप? क्या दिख रहा है? नहीं अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा था, ठीक। हाँ, बैंक निफ्टी का लॉट 25 का होता है, 25 25 25, तो 100 का मतलब और माइनस का मतलब होता है सेल, याद रखना, माइनस का मतलब है सेल, ठीक है। तो 100 का मतलब है 4 लॉट, तो हमने क्या किया 39,300। ये वाला क्यों चूज किया? क्योंकि अगर आप 938 का ग्राफ देखोगे बैंक निफ्टी का, तो वो 39,300 पे ही होगा, राइट? राइट और रॉन्ग? और हाँ। इसका जो प्राइस है कॉल का, ये स्ट्राइक प्राइस हुआ हमारा, इसका प्राइस है 387 और पुट का प्राइस है 370, ठीक है। हमने 4 लॉट को बेचा, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा कि 388 का 17% कितना होता है? एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज 17% ऑफ 388? मतलब उसको ऐड करके कितना आएगा रंजन जी, कितना आएगा? अराउंड 550 के आसपास आएगा। 550? 17% ना? हाँ, 17 550 कैसे आएगा? 452 शायद 450 450 नहीं तो क्या बोल रहे हैं आप? 388 का कितना आएगा? 450, राइट। तो अभी मार्केट जो है 938 के बाद ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो 12 मिनट के अंदर, यानी जस्ट 12 मिनट हुआ था ट्रेड लिए हुए हमें, ये 388 का प्राइस जो था कॉल ऑप्शन का, ये पहुंच गया 456 पे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कितना हुआ 388 का? एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कितना हुआ? 4? बताओ भाई, 88 का एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कितना होगा? 452 452, राइट। तो 452 पे हमारे प्राइस स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो एक्सिक्यूट हो गया इमीडिएटली 456 पे, जो भी नेक्स्ट प्राइस मिला। तो यानी इस पोजीशन पे हमने कितना लॉस किया? 388, 456 माइनस 388 कितना होता है? 65 456 माइनस 388 इज हाउ मच? 64 हाँ, 64 64 कि 68? 56 प्लस 12 होगा ना, 68 होगा ना। और एक बार बताइए 456 राइट? 56 माइनस 388 68 68, राइट। स्टेट और 100 क्वांटिटी है, तो कितना का लॉस हुआ? 6,800, राइट। 6,800 का लॉस हो गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हो गया है, बट हम स्ट्रेट से बाहर तो आ गए ना, है कि नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया। नाउ जो पुट हमारा था 39,300 का, वो 370 पे हमने सेल किया था, और उसके बाद आप देखो उसका कहीं पे भी कुछ हिट नहीं हुआ, कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। हम 327 पे एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट 330 बंद होता है, हमको एग्जिट करना होता है, और ये एग्जिट हुआ 152 पे। तो कितना पैसा बना इसमें? 370 माइनस 152 कितना बना? 370 370 माइनस 152 हाँ 218 218, राइट। 218 का मतलब कितना हुआ? 21,800। हाँ उसमें से माइनस कर दो, कितना था? 6,800। तो 21,800 माइनस 6,800 कितना होता है? 15,000 तो कितना प्रॉफिट बना? 15। 15 कितना कैपिटल लगा था इस ट्रेड को करने में? 6 लाख रुपया। यानी 6 लाख रुपए से हमने 2.5% कमाया, 15,000 रुपया कमाया, वन डे, सिंपल। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी। कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप न्यूट्रल पोजीशन एंटर करते हो, लेट मार्केट डिसाइड वेयरएवर इट वांट्स टू गो एंड कीप योर स्टॉप लॉसेस। वेरी सिंपल, इसको इसी को बोलते हैं स्ट्रैडल। विश्वजीत, आई होप यू आर मेकिंग सम सेंस। सिंपल है, ठीक है, जो हम ट्रेड लेते हैं उसी को थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। तो सिंपल ट्रेड है। अब जैसे देखो, जो भी आप लोग देख रहे हो, इवन शशि भाई आप देख रहे हो, राइट, अर्चन, तुम, मनमत एंड ऑल, अगर आप ये चीज समझ नहीं रहे हो ना, पर इसको, तो फिर आप, आई डोंट नो, मतलब कि हाँ बस कुछ तो आ गया आज प्रॉफिट, कुछ तो लॉस हो गया, अरे क्यों हुआ लॉस? तो आपको उधर समझना होगा, ये मार्केट ना आज ऊपर भागा है,
फिर ये भी देखना होगा कि ऊपर सीधा गया या ऊपर नीचे होके गया। तो नहीं, अगर ये स्टॉप लॉस, मतलब बाय सेल वाला पता नहीं था, आपको पता चला कि माइनस वाला सेल होता है। लो तो तो तुम, अरे भाई जब हम बोल रहे हैं कि निरंजन जी, जब हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट स्ट्रेडल है, इसका मतलब सेल ही कर रहे हैं यार। हम बाय का तो भूल जाओ, वो जो बाय दिखता है ना, वो तो मार्जिन लेने के लिए बाय लेना पड़ता है आपको, कि थोड़ा सा हम ज्यादा ट्रेड कर सके, वरना 6 लाख पे तुम सिर्फ 4 लॉट ही मैक्सिमम कर पाओगे। बट इस वाले 6 लाख में एक्चुअली हम 8 भी कर सकते थे क्या नहीं जी, 8 भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली एक्चुअल पैसा ये 6 लाख पे 30,000 बना है, 5% एक दिन में, है कि नहीं, 5% इन 1 डे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बाइंग नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे ही है। बट अगर हम बाइंग प्रॉपर करें ना 8 लॉट 8 लॉट, तो हम 8 लॉट्स ट्रेड कर सकते हैं 6 लाख पे। तो यानी अगर हम 8 लॉट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 30,000 बनता है। ये 3 लाख पे 15,000 बन गया, आप ये समझ लो, समझे, 3 लाख पे 15,000, यानी 6 लाख है तो 30,000 बनना 5% एक दिन में। तो हमारा स्ट्रेटेजी कैसा है विष्णु जी, कि देखो मार्केट में 5 चीजें होती हैं। बिग लॉस होता है, स्मॉल लॉस होता है, ब्रेक इवन होता है, स्मॉल प्रॉफिट होता है, बिग प्रॉफिट होता है, राइट ना। बिग लॉस या बिग प्रॉफिट का मतलब होता है कम से कम 5%, ये उसके ऊपर, राइट ना। और स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट का मतलब होता है बिटवीन 1 to 2% टाइप, ठीक है, या 5% से ऊपर, मान लो 4 से 5% को बिग ही बोलेंगे, तो 4 से लेके 1% को आप स्मॉल में रख लो, ठीक है। और विद इन 1% ऊपर नीचे तो ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। तो यही चीज होगा ना, अबव 5% प्रॉफिट, अबव 5% लॉस, राइट, बिटवीन 1 to 4% प्रॉफिट, बिटवीन 1 to 4% लॉस, एंड 1% 0 to 1 0 to 1 वाला, ठीक है। ये 5 ही बनेगा ना। अगर आपको कंसिस्टेंटली अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं 5 दिन, ठीक है, 5 दिन ले रहा हूं, तो क्या हो सकता है, ये 5 चीजें ही होंगे मेरे पास, और क्या होगा। अगर हमको लॉन्ग रन में पैसा बनाना है तो पता है क्या करना पड़ेगा, 5 में से किसको उड़ाना पड़ेगा, बिग लॉस हटाना पड़ेगा। ये जो बिग लॉस होता है ना, वो आपका सब लेके चला जाता है, जो भी यहाँ पे हो रहा है। तो जो हमारा स्ट्रेटेजी उसका मेन क्या है, वो बिग लॉस को खत्म कर दे, यानी कभी भी आपका 5% कैपिटल नहीं जाएगा एनी डे, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टॉप लॉस। तो एक स्टॉप लॉस इतना क्या, एक स्टॉप लॉस बस खत्म, आप यू आर आउट ऑफ द ट्रेड फॉर द डे, गो नेक्स्ट डे करेंगे, राइट। तो हम बिग लॉस को बचाते हैं और हम हर दिन ये चारों करते हैं। इधर वी आर डूइंग, जैसे आज का प्रॉफिट को वी कैन कैटेगराइज इट इनटू बिग प्रॉफिट, क्योंकि भाई आप 6 लाख कैपिटल पे 30,000 बना रहे हो, तो इट इज अ बिग प्रॉफिट, है कि नहीं। 30,000, क्योंकि अगर 30,000 आपका जाएगा ना 6 लाख पे, तो आप माथा पकड़ के बैठे रहोगे कि 30,000 चला गया मेरा, तो वो बिग लॉस हुआ, तो इसीलिए प्रॉफिट भी बिग ही होगा, राइट। तो ये बिग प्रॉफिट हुआ। कभी मान लीजिए आपका 6 लाख पे 10,000 बना, 12,000 बना, 15,000, तो आप स्मॉल प्रॉफिट बोल सकते हो। कभी आपका 2,000 बना, 4,000 बना, तो वो ब्रेक इवन टाइप हो गया, या 1,000 2,000 वाला, राइट। और कभी आपका हो सकता है 10,000 के अंदर का लॉस भी बनेगा, या 15,000 के अंदर का लॉस, या 20,000 के अंदर भी लॉस होगा, तो वो स्मॉल प्रॉफिट ही हुआ। एनीथिंग विच इज मोर देन 30,000 दैट इज ओनली बिग लॉस, एंड दैट विल नेवर हैपन। आया समझ में आपको। और यही चीज को रिपीट करते चलो, हर दिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है, तो क्या होगा, समझ रहे हो ना। ये चलता रहेगा। 3 चीजें तो हमारे फेवर में, ब्रेक इवन भी हमारे फेवर में, और ये हमारे फेवर में बिग प्रॉफिट और स्मॉल प्रॉफिट। तो 3 हमारे पास 3 हथियार है, और एक इससे बचना है खाली, ये स्मॉल लॉस स्मॉल लॉस। तो कई बार क्या होगा ना स्ट्रेटेजी में, स्मॉल लॉस स्मॉल लॉस स्मॉल लॉस स्मॉल लॉस, 4 दिन क्या हुआ, स्मॉल लॉस। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक दिन ये बिग प्रॉफिट आएगा और सबको कवर कर देता है समझ में। वही हुआ है, यस। राइट ना। तो वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि प्रॉफिट आ क्यों रहा है, लॉस आ क्यों रहा है। तो जैसे कई लोग होते हैं ना, अरे डूब तो नहीं जाएगा, अरे भाई आप खुद ही बताओ कैसे डूबेगा, आप ही बता दो मुझे कैसे डूबता है पैसा। पैसा डूबता है जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, पैसा डूबता है जब आप ब्लाइंड ट्रेड लेते हो, पैसा डूबता है जब आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट से करोगे, पैसा कैसे डूबेगा आपका। हाँ, एक डिसिप्लिन चाहिए, एक मेथड चाहिए, आपको एक मेथड पकड़ के करना पड़ेगा, ठीक है, व्हाट इट ना। तो फिर ये एनालाइज करते रहो, राइट सब लोग, एंड अंडरस्टैंड। फिर ये स्ट्रैटेजी को समझना है, एल्गो को समझना है, और अपने ट्रेड्स को समझना, और यही चीज अपने को करते रहना, एक ही चीज को बार बार इतनी बार करो ना। बोलते ना कि ब्रूस ली का कहना था कि आई डोंट फियर अ फाइटर हु हैज गॉट
so many moves and all. I fear someone who has got one moves but he has practiced thousands of times. कि साला वो एक मूव लेके मेरे को मार देगा वो. तो बैंक जो हमारा ट्रेडिंग जो होता है ना स्टॉक मार्केट, वो भी ऐसे ही है. वो बंदा जो 10 चीजें करता है ना वो कभी पैसा नहीं बनाता है. वो कीप जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. पैसा वही बनाता है जो एक चीज को पकड़ता है, उसको मास्टरी करता है और उसी को घोटते रहता है. बस हमको यही करना है. ठीक है. सो ऑन दैट नोट लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे. मैंने रिकॉर्ड किया था, तो होपफुली बाकी लोग जो नहीं है वो देख लेंगे इसको. तो विश्वजीत, हाउ डिड यू लाइक इट? कैसा लगा? समझ में आया? एनी क्वेश्चन? नहीं, अब तो